आइए दोस्तों, बात करते हैं संविधान के पहले संशोधन पे, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभिव्यक्ति की आज़ादी। प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना का नोटिस पहुंचने के बाद अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का विषय पुनः चर्चा में आ गया है। ये विषय तभी चर्चा में आता है जब लेफ्ट से जुड़े लोगों पे प्रश्न उठते थे। खैर, बात उठी है तो अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की बात करते हैं। डिसेंट पे बड़ी चर्चा हो रही है और संविधान के पहले संशोधन की बात करते हैं। मशहूर उपन्यास 1984 में जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था कि यदि सब लोग उस असत्य को स्वीकार कर लें जो पार्टी ने थोपा है, यदि तमाम रिकॉर्ड्स वही कथा बयान करें जो पार्टी कहती है, तो सारे असत्य जो हैं इतिहास में प्रवाहित हो जाते हैं और सत्य बन जाते हैं। जो अतीत पे नियंत्रण रखता है, पार्टी का स्लोगन कहता है, भविष्य पे नियंत्रण रखता है, और जो वर्तमान पे नियंत्रण रखता है वही अतीत पे नियंत्रण रखता है। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाना शुरू किया तो अपने सामने कुछ सिद्धांत रखे, जिसके बारे में उन्होंने लिखा भी, जो कहते हैं कि हम ये प्रण लेते हैं कि हम विश्व के सामने एक ऐसा संविधान लाएंगे जो कर्म की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता एवं प्रार्थना या धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान पारित होता है और उसके बाद जो चीज़ें इतनी तेज़ी से बदलती हैं कि जो मूल 4 सिद्धांत थे जिनके गिर्द संविधान का निर्माण हुआ था, उन्हें बिखरते ज़्यादा समय नहीं लगता। जब संविधान बना उस समय 28 कम्युनिस्ट जो थे वो पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के अंदर मुंबई में बंद थे। 8 फरवरी 1950 को नए पारित संविधान के का लाभ लेते हुए वो अपील करते हैं और अदालत उन्हें रिहा कर देती है। नेहरू बहुत नाराज होते हैं और नेहरू लिखते हैं कि कम्युनिस्ट इस देश के सुरक्षा और इस देश के अस्तित्व के लिए एक ऐसा संकट प्रस्तुत करते हैं जिनका सामना साधारण कानूनों के तहत नहीं किया जा सकता। समस्या अभी उतनी गंभीर नहीं हुई थी। समस्या और बिगड़ने शुरू होती है 12 फरवरी 1950 को। 200 के लगभग कम्युनिस्ट सालेम जेल में तमिलनाडु में बंद होते हैं और उनमें इस मुंबई के कम्युनिस्टों की रिहाई के बाद एक नया उत्साह आता है और वे भूख हड़ताल पे बैठते हैं सरकार और प्रशासन की ज्यादतियों के विरुद्ध जेल में। और तो 11 फरवरी को 11 फरवरी 1950 को कुछ झड़प होती है। 12 फरवरी को 200 कम्युनिस्ट जो होते हैं उनको एक हॉल में लाया जाता है और पुलिस वहाँ गोली चलानी शुरू कर देती है। और ये कांग्रेस का जलियांवाला बाग आप कह सकते हैं, जिसमें करीब 22 लोगों की मृत्यु होती है। रोमेश थापर जो एक धनाढ़ परिवार से आते थे और कम्युनिस्ट थे, वो एक मैगजीन निकाला करते थे, क्रॉस रोड, जिसमें वो इस घटना के संदर्भ में लिखते हैं कि यह एक और सबूत है कि कांग्रेसी नेता जो हैं वो सत्य से घबराते हैं और उनके जो रास्ते हैं या उनके जो तरीके हैं वो हिटलर और मुसोलिनी के हैं। क्रॉस रोड तुरंत नेहरू सरकार के द्वारा बैन कर दी जाती है। रोमेश थापर मुंबई हाई कोर्ट जाते हैं और इसी समय लगभग इसी के आसपास जो हिंदू दक्षिणपंथी संस्थाएं थी वो विभाजन के
प्रश्न पे उत्तेजित होना शुरू होती हैं, उद्वेलित होना शुरू होती हैं, और वे पूछना शुरू करती हैं कि जब आपने विभाजन किया भारत का, तो जिस मेज पर बैठ कर विभाजन के निर्णय लिए जा रहे थे, उस मेज पर हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कहाँ था। इसको लेके विभाजन को ख़त्म करने के लिए और दोबारा से भारत को, जिसे आज अखंड भारत कहा जाता है, उसकी मांग को लेकर प्रश्न उठने शुरू हुए, जो आरंभ हुआ महंत दिग्विजय नाथ, जो गोरखपुर के थे और उस वक्त हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। वो सर्वप्रथम इस पर प्रश्न उठाते हैं विभाजन पे, और भारत के पुनः एकीकरण की मांग करते हैं। आरएसएस की तरफ से नेहरू लियाकत पैक्ट पर हमले होते हैं, और मलकानी साहब जो उस समय ऑर्गेनाइज़र के संपादक थे, वो इस पर लिखना आरंभ करते हैं। यही मलकानी साहब आगे जाके आपातकाल के दौरान, जब कांग्रेस ने आपातकाल लगाया इंदिरा शासन में, उस वक्त ये इमरजेंसी में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति थे। ये जो किताबों मैगज़ीनों को बैन करने का जो सिलसिला नेहरू चलाते हैं, इससे आम जनता में बड़ा असंतोष फैलता है। 13 मार्च 1950 को मलकानी साहब लिखते हैं कि सरकार अवश्य यह तो आशा नहीं कर रही होगी कि एक ज्वालामुखी को उसके ऊपर बैठकर बुझा दिया जाए, और उसके बाद ऑर्गेनाइज़र पे बैन लग जाता है। 10 अप्रैल 1950 को मलकानी साहब और बृजभूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, और अदालत जो नए नए पारित हुए संविधान की भावना का सम्मान करते हुए उस बैन को भी पलट देती है। और नेहरू इस बात को लेके, सरकार बहुत नाराज़ होती है, बहुत क्षुब्ध होती है, और इसका उपाय ढूंढने को मंत्रिमंडल को कहा जाता है। इस बीच में स्थितियां और बिगड़ती हैं। नेहरू के जो पहले वित्त मंत्री थे, और कांग्रेसी नहीं थे, एक ना वो जनसंघी थे, जॉन मथाई, वो नेहरू के अथॉरिटेरियनिज्म, जो नियंत्रण करने की भावना है और एक वन मैन शो चलाने की जो नीति थी, उसका विरोध करते हुए कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे देते हैं। स्थितियां खराब होती हैं, नेहरू बड़े नाराज़ होते हैं। नेहरू उस समय छुट्टियों पर थे नेवी के एक जहाज़ पे, और नेहरू उस समय लिखते हैं, और उन्हें बड़ा क्षोभ होता है इस बात को लेके कि उनका अवकाश खराब हो रहा है। फिर 1950 के अगस्त में नासिक में कांग्रेस होती है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें नेहरू एक भाषण देते हैं, जिसमें वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो हिंदू कम्युनलिज्म के विरोध में लड़ेंगे, और पाकिस्तान की किसी भी आलोचना का विरोध करेंगे। ये चीज़ें धीरे धीरे निकल के आने लगती हैं। उदाहरण के लिए श्री PR दास, जो एक भूतपूर्व जज रहे थे उस वक्त, वो कांग्रेस को कहते हैं कि आज भारत में जो स्थिति है वो एक पार्टी की स्थिति है। जैसे हिटलर के जर्मनी में एक पार्टी का शासन था और स्टालिन के रशिया में एक दल का शासन था, तो वही स्थिति उसको श्री PR दास जो भूतपूर्व जज रहे हैं, वो उससे स्थिति को इक्वेट करते हैं, और वो कहते हैं कि भारत में भी अभी वही स्थिति है। साथ साथ एक और इशू था, जो था जमींदारी उन्मूलन को लेके, और ये एक क्लिष्ट विषय था, क्योंकि राइट्स टू प्रॉपर्टी वाज जो एक था संविधान जिसके लिए अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ था, वो ये था कि भारत में जिनके पास जो संपत्ति है उस पर व्यक्ति का अपना अधिकार होगा, अब उसमें शासन का दखल नहीं होगा। तो वो जो सिद्धांत था संविधान का, वो नेहरू के समाजवादी या वामपंथी विचारों के विरुद्ध जा रहा था, क्योंकि वो जमींदारी उन्मूलन के मार्ग में आता था। इसको हल करने के लिए अलग अलग राज्यों में काम शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश ने श्री गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काफ़ी अच्छा काम किया, और उन्होंने काफ़ी व्यापक विधेयक बनाया, व्यापक बिल लेके आए, जिससे कि ये
इस जमींदारी उन्मूलन का काम आगे बढ़ सके और जो जमींदार हैं या जो भूपति हैं उनके अधिकारों की भी रक्षा हो सके और उनको उचित कंपनसेशन मिल सके। परंतु बिहार में इसके उलट बहुत जल्दीबाजी की गई और एक 50 क्लॉज का, जहां उत्तर प्रदेश में 340 क्लॉज का बिल लाया गया, बिहार में एक 50 क्लॉज का एक तरह से प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा की भावना से तुरंत फुरत में एक बिल ला दिया गया जो न्यायिक व्यवस्था के या न्यायिक स्क्रूटिनी में बैठ नहीं पाया और अदालतों में बाहर हो गया और खारिज हो गया। उसके आधार पे जो भी भूमि अधिग्रहण किया गया उनको अदालत ने खारिज कर दिया। इन सब छोटी मोटी चीज़ों को लेके नेहरू को इसका एक ही उत्तर समझ में आया। नेहरू एक अभिजात्य वर्ग से आते थे और उनका उत्तर जो उनको सूझा और उन्हें ऐसा नेहरू के मन में कहीं एक भावना थी कि भारत अगर स्वतंत्र हुआ है तो भारत एक कांग्रेसी जमींदारी बन गया है और जो सत्ता में कांग्रेस है वो जो चाहे वहाँ कर सकती है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए नेहरू इन सब बातों को जोड़ के उन्होंने ये संविधान का पहला संशोधन लाने का विचार किया। जहाँ अमेरिका का पहला संशोधन जो था वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संपूर्ण करने के लिए हुआ था, भारत के संविधान का प्रथम संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में रोक लगाने के लिए किया गया। इस बीच एक व्यक्ति जो था, एक नेता था जो नेहरू की इन तानाशाही प्रवृत्तियों पर रोक लगा सकता था, सरदार पटेल। उनकी मृत्यु हो जाती है दिसंबर में। उसका एक प्रभाव जो भारत चीन संबंध पे पड़ता है वो मैंने अपने भारत चीन वाले वीडियो में इस पर चर्चा की है। परंतु अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के हिसाब से भी नेहरू उसके बाद सही कहें तो एक तरह से उच्छृंखल हो जाते हैं और 31 दिसंबर 1950 को पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू एक पत्र लिखते हैं जो आमतौर पे वो अपने मुख्यमंत्रियों को, कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को लिखा करते थे। उस पत्र में वो कहते हैं, हमें ये स्पष्ट कर देना होगा कि भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, सत्ता या सरकार या संसद के शासन को चुनौती नहीं दे सकता है। हम सत्ता या सरकार के या शासन के अधिकार को किसी भी प्रकार की दी हुई चुनौती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार युद्ध की जो रेखाएं खिंच जाती हैं और इसके एक तरफ लोकतांत्रिक मर्यादाओं और लोकतांत्रिक जो कहते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की तरफ खड़े होते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरी ओर खड़े होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 12 मई 1951 को सुबह 9:30 बजे का वक्त था जब संसद में एक महती बहस चल रही थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में संशोधन पे, जिससे कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी बढ़ सके, उस पर एक बहस चल रही थी। उस बहस को बीच में रोककर नेहरू अचानक संविधान का प्रथम संशोधन प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विपक्ष की ओर से इस संशोधन का भरसक विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि अक्रॉस द पार्टी लाइन अपनी अपनी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता को छोड़कर प्रत्येक को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये जो संशोधन है यह जनता की आज़ादी, जनता की स्वतंत्रता, जो आज़ाद भारत और स्वतंत्र भारत की जनता है उसकी स्वतंत्रता पर एक शासन का अतिक्रमण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेहरू को पहले भी एक बार लिख चुके थे और इस संशोधन के लिए मना कर चुके थे। उन्होंने नेहरू ने बड़े डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को बड़े दुख के साथ ये लिखा था कि ये एक कहते हैं किस्मत का खेल है या दुखद खेल है। दिस इज़ एन आयरनी ऑफ फेट, दिस इज़ व्हाट राजेंद्र प्रसाद राइट्स, कि जो भाग संविधान का सर्वोपरि होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए, वही भाग जो है संविधान का जिसमें सबसे पहले छेड़छाड़ की जा रही है। राष्ट्रपति के इस विरोध पर नेहरू उन्हें उत्तर भेजते हैं और नेहरू कहते हैं कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि
यह बात सार्वजनिक हो जाए कि कांग्रेस के जो राष्ट्रपति हैं और सरकार के जो राष्ट्रपति हैं वो जो कैबिनेट से विरुद्ध इस मामले में अपना विचार रखते हैं, और इस तरह करके जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के विरोध को दबा दिया जाता है। मुद्दा स्टैंडिंग कमेटी में पहुंचता है और जो संशोधन नेहरू करने का प्रयास शुरू करते हैं 12 मई को, उसके गिनती के 17 दिनों के बाद 29 मई को एक वर्ड उसमें रीजनेबल डाल देते हैं, जो राइट टू फ्री स्पीच अप टू द रीजनेबल लिमिट, तो वो रीजनेबल डाल देते हैं। हालांकि नेहरू उसका पुरजोर विरोध। तो ये उचित सीमाएं जो हैं ये परिभाषित या निर्धारित करना अत्यंत कठिन है, और ये एक आने के समय में ये बहुत हद तक अदालती कार्रवाई के लिए मार्ग खोलता है, और काफ़ी उनके अनुसार उसको कानून को लचर कर देता है, और इस वजह से नेहरू इसका विरोध करते हैं। परंतु और नेहरू कहते हैं कि अगर संविधान संसद की कार्रवाई के मार्ग में आता है तो ऐसे संविधान को ही कचरे में डाल देना चाहिए। इफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्टेड द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ शुड बी जंक्ड। और प्रत्युत्तर में कांग्रेस के जो सांसद होते हैं वो बड़े खुश होते हैं और नेहरू का ध्वनिमत से समर्थन करते हैं। ये पहला संशोधन संविधान का पारित हो जाता है। 246 वोट जो थे कांग्रेस की ओर से इसको मिलते हैं, और जो सबसे पहले इसके विरोध में इस्तीफा देने वाले सांसद रहते हैं वो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के एमपी रहते हैं, जिन्होंने ये बिल संसद में आने से पहले नेहरू से निवेदन किया होता है, जिसमें उन्होंने नेहरू से निवेदन किया होता है कि वो पार्टी लाइन से हट के इस पर वोट देना चाहते हैं, जो कि नेहरू मना कर देते हैं। तो बिल पास होने के बाद श्री के भट्टाचार्य इस्तीफा देते हैं। आचार्य कृपलानी 18 मई को इस विषय पर विरोध के रूप में अपना इस्तीफा, अपना त्यागपत्र दे ही चुके होते हैं। और जो दिन समाप्त होता है, और उस दिन जो दिल्ली का मौसम, वातावरण जो कहते हैं बहुत ही तूफानी होता है, और वो जो अंधकार के गहरे बादल भारत की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के ऊपर लहराते हैं, उन बादलों के बीच में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक पराजित योद्धा की भांति तमाम संसद को उद्बोधित करते हुए कहते हैं कि जब इतिहास में एक मिटती हुई स्वतंत्रता की स्मृति में यदि समाधि स्तंभ लिखा जाएगा तो उस पर यह जरूर लिखा जाएगा कि यह स्वतंत्रता इसलिए खो दी गई क्योंकि जिनके हाथों में इस स्वतंत्रता की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी थी, जिनके पास इस स्वतंत्रता की रक्षा करने का उत्तरदायित्व था, वो उस वक्त हाथ बढ़ाकर इसकी रक्षा नहीं कर पाए जब समय हमारे साथ था। इन शब्दों के साथ संविधान का पहला संशोधन पारित होता है, और आज जिस पर बड़ी बहस होती है, जब सरकार एक रीजनेबल लिमिट को पकड़ के या इन्हीं कानूनों को पकड़ के जब अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर कार्रवाई करती की जड़ें वहाँ से शुरू होती हैं। जो आधुनिक युवा अक्सर ये सोचते हैं कि संविधान में पहली बार छेड़छाड़ किया जा रहा है, उन्हें यह जानने की अत्यंत आवश्यकता है कि संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था और वो किसने किया था और वो किन परिस्थितियों में हुआ था। और जब ये बहस छिड़ी थी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी, कहाँ तक, तो उस समय जो दो पक्ष थे, उन दो पक्षों के बीच में जो रेखा खींची थी, उसमें किस तरफ नेहरू खड़े थे और किस तरफ जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। धन्यवाद।